नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आनंद कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, 5 मार्च को आपकी कनिष्ठ सहायक की परीक्षा आयोजित होने वाली है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भी प्रश्नों के अंकों का विवरण भी अपनी साइट पर अपलोड कर दिया है। इसके मुताबिक कंप्यूटर और साइंस में लगभग 15 क्वेश्चंस आने की संभावना है। अगर हम 15 क्वेश्चंस पर इन पर फोकस करते हैं और साथ ही उत्तराखंड पर भी फोकस करते हैं और साथ हिंदी पर फोकस करते हैं तो एक बहुत बड़ा पोर्शन हमारा निकलने की संभावना रहेगी। इसी संदर्भ में हमने आपके लिए विज्ञान के प्रश्नों को आप बेहतरीन संकलन देने का निर्णय किया है और आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ हमारे वीडियोस रोज मिलेंगे विज्ञान के विषय को संकलित करते हुए, जिसमें हम बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स को शामिल करेंगे और साथ ही साथ कंप्यूटर को भी शामिल करेंगे। तो इस तरह से आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है हम तैयार करवाने की कोशिश करेंगे। इसी संदर्भ में पहला वीडियो हम साइंस को संकलित करते हुए आपके सम्मुख ला रहे हैं। आप इस वीडियो को अवश्य देखिए और निश्चित रूप से इसका लाभ आपको आने वाली परीक्षा में मिलने वाला है। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है साथियों, ये प्रश्न आया है और इस प्रश्न में हम उत्तर पर जाएंगे रिफ्लेशिया। तीसरा आंसर इसका बिल्कुल सही है। रिफ्लेशिया फूल जो है वो कहाँ से मिलता है या कहाँ पर पाया जाता है, ये भी एक प्रश्न बन सकता है यहाँ पर कभी कभी। दक्षिण पूर्वी एशिया में ये कहीं पाया जाता है और इस पुष्प का जो अगर इसके बारे में अगर और अधिक जानकारी देख ली जाए तो उसमें भी हमें लाभ होने की स्थिति रहेगी। कैसे कि ये बदबूदार पौधा है, बदबूदार है। ये पुष्प में खुशबू नहीं है, बदबूदार है और इसको स्टिकिंग कॉर्प्स लिली भी कहते हैं। स्टिकिंग कॉर्प्स लिली, स्टिकिंग कॉर्प्स लिली भी इसको कहा जाता है। तो ये एक अच्छा विवरण इसका हो सकता है। और साथ ही इस रिफ्लेशिया के नामकरण को लेकर के भी अगर प्रश्न पूछा जाए, रिफ्लेशिया का नामकरण सिंगापुर के संस्थापक बिग्ले रैफल्स के नाम पर डाला गया है। तो ये क्वेश्चन इसका और इसके साथ जो इसके तथ्य हैं ये आपको लाभ दे सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। सफेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? WBC जो है हमारी बॉडी में, उनका कार्य क्या है? रक्त में उनका कार्य है ऑक्सीजन को लेकर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के जाना, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, या कोई नहीं। हम इस पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है, 3 है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य WBC करती है। एक्चुअली ये एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, एंटीबॉडीज के निर्माण में सहायता प्रदान करती है। तो इसीलिए एंटीबॉडीज का काम क्या होता है, आपने कोरोना के टाइम पर एंटीबॉडीज का बहुत ज़्यादा के बारे में सुना होगा और उसमें ये भी सुना होगा कि एंटीबॉडीज को निर्माण करता है हमारे कोविड वैक्सीन जो हमें लगाया गया है। तो इसका मतलब एंटीबॉडीज क्या करते हैं, हमारी बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं या प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करते हैं, रेसिस्टेंस पावर उत्पन्न करते हैं। WBC जो है वो भी यही काम करती है कि एंटीबॉडीज के उत्पादन में सहायता करती है। और इसकी अगर कमी हो जाए बॉडी में तो क्या रोग हो सकते हैं? किसी भी तरह के घातक रोग हो सकते हैं, जिनमें एड्स भी एक शामिल हो सकता है। एड्स भी रोग शामिल हो सकता है क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण इस तरह की बीमारियां या हेपेटाइटिस की बीमारी भी आ सकती है। अब बात आती है इसके औसत की कि हमारी बॉडी में कितनी लगभग होनी चाहिए। तो 4000 से लेकर के 11,000 इनकी मात्रा होनी चाहिए। और ये मात्रा कैसे नापी जाएगी? माइक्रोलीटर में होनी चाहिए। माइक्रोलीटर, ML लिखा है मैंने, माइक्रोलीटर में। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? ये भी एक थोड़ा सा प्रश्न यहाँ आता है। ये पाई जाती हैं बोन मैरो में, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। तो ये भी प्रश्न इसके संबंध में बहुत अच्छा हो सकता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। खाना पकाने में अधिक समय कहाँ लगेगा? ये प्रश्न एक लॉजिकल प्रश्न सा लग रहा है। खाना पकाने में अधिक समय कहाँ लगेगा? देखिए, समुद्र में लगेगा, एवरेस्ट पर लगेगा, नैनीताल में लगेगा या केदारनाथ में लगेगा। शहरों के नाम भी दिए हैं और स्थानों के नाम भी दिए हैं। देखिए, समुद्र में, एवरेस्ट में, नैनीताल में और केदारनाथ में। एवरेस्ट पर अधिक समय लगेगा साथियों। क्यों? क्योंकि एवरेस्ट बहुत ठंडा स्थान है, ठंडा स्थान है और ठंडे स्थान में चूंकि जल का क्वथनांक कम हो जाता है, इस वजह से वायु दाब अधिक हो जाता है, इस वजह से वहां पर जल को उबलने में अधिक समय लगता है। तो ऐसे में जल में खाना पकाने में अधिक समय
लगेगा, तो ये आंसर इसका एवरेस्ट पर्वत ठीक हो सकता है। अगला क्वेश्चन हम जानते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन सा है। चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं, किसका फल भूमिगत है? किसका फल भूमिगत है, यानी कौन ऐसा पौधा है जिसका फ्रूट जो है वो अंडरग्राउंड है, भूमिगत है, भूमि के अंदर में दिखाई देता है। आलू, गाजर, प्याज और मूंगफली। तो इसका सही उत्तर है मूंगफली। मूंगफली का जो फल है वो अंदर, आपने देखा होगा मूंगफली कहाँ ग्रोथ करती है, जमीन के अंदर ग्रोथ करती है। तो ये इसका उत्तर सही है। पांचवा प्रश्न हम देखते हैं, जीव विज्ञान का जन्मदाता कौन है? तो जीव विज्ञान के जन्मदाता के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो इसका सही उत्तर आप देंगे अरस्तु। अरस्तु कौन थे? अरस्तु यूनान के एक विद्वान थे, यूनान के थे, और इनका जन्म जो है 384 बीसी में हुआ था, बिफोर क्रिस्ट, यानी कि 384 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने ही सबसे पहले, अब हम बात करते हैं कि क्यों जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले पौधों और जीवों के बारे में हमें बताया था, दुनिया को जीवों के बारे में और पौधों के बारे में उनका विवरण बताने का काम किया था, इसीलिए इनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी भी इनको कहते हैं। तो ये ध्यान रखने वाला तथ्य है, फादर ऑफ बायोलॉजी भी हम कहते हैं। तो ये प्रश्न अच्छा है, ध्यान रखिएगा, आने की संभावना रहेगी। छठा प्रश्न हम देखते हैं, पत्तियों में हरा रंग होता है किसके कारण? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पत्तियों में हरा रंग किसके कारण? क्लोरोफॉर्म के कारण, क्लोरोक्वीन के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, या क्लोरोफिल के कारण? साथियों, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों में हरा रंग होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? ये क्लोरोफिल क्या होता है? ये क्लोरोफिल लाल और हरे, लाल और नीले प्रकाश को जो है, नीले रंग को ये क्या करता है? ये अवशोषित कर लेता है, शेष रंग को अवशोषित नहीं करता, इसलिए इसका रंग हमें पत्तियों का हरा दिखाई देता है, क्योंकि हरा रंग ही हमें परिलक्षित होता है अवशोषित हो जाने के बाद। प्रकाश के स्पेक्ट्रम के सारे रंग अवशोषित हो जाते हैं, इस वजह से हरे रंग को अवशोषित ये नहीं कर पाता, तो इस वजह से हमें इसका रंग हरा दिखाई देता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मनुष्य के शरीर का ताप कितना होना चाहिए? मनुष्य के शरीर का ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। देखिए यहां पर ऑप्शन क्या है, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और कोई नहीं। तो यहां पर सही उत्तर जो आ रहा है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है। अगर हम इसको सेल्सियस में देखने की कोशिश करें तो यहां पर हमें 36.9 डिग्री सेल्सियस इसका ताप दिखाई देगा। यदि हमारे प्रश्न में कहीं ये लिखा है कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 36.9 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों ऑप्शंस पर अगर हम देखें तो दोनों अपनी जगह पर ठीक है। तो किसी भी तरह से आप देखेंगे कि यूनिट क्या है, फ़ारेनहाइट है या सेल्सियस है, तो यहां पर आप बहुत ध्यान से सतर्क होकर इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सबसे विशाल काय स्तनधारी कौन है? सबसे विशाल काय स्तनधारी साथियों आप सभी लोग जानते हैं, ब्लू व्हेल है, व्हेल मछली है, और ये महासागरों में पाई जाती है, और ये बहुत भयंकर विशाल काय मछली होती है, और ये स्तनधारी है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 100 फुट के आसपास होती है, इसकी लंबाई 100 फुट के आसपास होती है, ठीक है। और वेलेनोप्टेरा और मस्कुलस इसका वैज्ञानिक नाम है। क्या नाम है इसका? ध्यान से रखिएगा इसको, वेलेनोप्टेरा मस्कुलस। बहुत अच्छा ये प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कई बार अगर ब्लू व्हेल ना पूछकर अगर उसने वैज्ञानिक नाम से 4 ऑप्शन दे दिए तो वहां पर हमें समस्या हो सकती है। तो वेलेनोप्टेरा मस्कुलस इसका वैज्ञानिक नाम है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 9वां प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? साथियों, पर्यावरण का अध्ययन ऑप्शन है पारिस्थितिकी, अनुवांशिकी, वर्गीकी और न्यूरोलॉजी। इन चारों ऑप्शन में हमें जो निकट ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी में क्या होता है? पारिस्थितिकी में पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक जैव घटक जो होते हैं उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो हम नियर ऑप्शन के आधार पर पारिस्थितिकी पर जा सकते हैं, तो इसका आंसर हमारी नज़र में पारिस्थितिकी हो सकता है। तो यही आंसर, इस पर हमें टिक करना होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में बायो पेटेंट की अवधि कितनी होती है? बायो पेटेंट की, बायो पेटेंट क्या होता है? यानी कि जितने भी आविष्कार होते हैं, आविष्कार जो हैं, जो
उनको पेटेंट करवाने का अधिकार होता है। मान लिया किसी ने भी व्यक्ति ने अधिकार वो रखता है, अगर उसने आविष्कार किया है तो उसको ये अधिकार है कि अपने आविष्कार को संरक्षित कर सके। तो आविष्कार को संरक्षित करने के लिए पेटेंट की व्यवस्था की गई है। ये पेटेंट भारत में भी लागू किया गया है पेटेंट कानून, और इस कानून के तहत इस पेटेंट को करवाए जाने के 20 वर्षों तक उस आविष्कार पर अमुक व्यक्ति का अधिकार रहेगा। तो ये एक प्रश्न अच्छा हो सकता है। पेटेंट एक्ट जो है 1856 है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार आ चुका है और आने की संभावना भी बनी रहेगी इसकी। सबसे पहला ओजोन दिवस जो मनाया गया था वो 16 सितंबर 1995 को मनाया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये हो सकता है, ठीक है। ओजोन क्यों मनाया जाता है ओजोन दिवस? ओजोन के संरक्षण को करने के लिए एक जागरूकता की जाती है, पर्टिकुलर दिन बनाया जाता है उसके लिए 16 सितंबर का। तो ये ओजोन में छेद जो हो चुका है अंटार्कटिका के ऊपर, जब ये देखा गया तो ये सोचा गया कि इसके संरक्षण के लिए काम किया जाए, इसके संरक्षण के लिए, इसको बचाने के लिए काम किया जाए। तो बहुत सारी ऐसी गैसेस होती हैं जिनकी वजह से ओजोन लेयर डैमेज हो रही है, जैसे कि हमारे एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर के से निकलने वाली गैसेस जो हैं वो मुख्य रूप से ये उत्तरदायी हैं। तो ऐसे में ओजोन के संरक्षण को लेकर के ये काम किया गया। इस ओजोन छिद्र की सबसे पहली बार कल्पना कह लीजिए या सबके सामने छिद्र को लाने का काम किसने किया था? जोनाथन शंकलिन ने। जोनाथन शंकलिन में नहीं, यहां लिख दे रहा हूं, जोनाथन शंकलिन। इन्होंने ये बताया था कि ओजोन में छेद हो चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी, कई बार इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बीओडी का पूर्ण रूप क्या है? बीओडी का पूर्ण रूप क्या है? बीओडी का पूर्ण रूप साथियों बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। तो इसमें बायोलॉजिकल ऑपरेशन डेस्क, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिफिशियंसी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये ऑप्शन बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ये होता क्या है इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। ये होता क्या है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड? देखिए, ऑक्सीजन की वह मात्रा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है जो कार्बनिक पदार्थों और जैव रसायनों के अपघटन के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। और जल प्रदूषण जो है वो बीओडी के द्वारा ही मापा जाता है। अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए कि किसी भी नदी में जल प्रदूषण कितना है, उसको नापने के लिए क्या किया जाएगा, कौन सी विधि लगाई जाएगी, तो उसमें जो है बीओडी देखा जाएगा, उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, दोनों ही तथ्य महत्वपूर्ण है। स्थायी परिस्थितिकी कहाँ प्राप्त हो सकती है? रेगिस्तान में, हिमालय पर, महासागर में और मैदानों पर। तो ये उसका उत्तर है महासागरों में। महासागरों में स्थायी परिस्थितिकी पाई जा सकती है। ये परिस्थितिकी का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, ये भी एक प्रश्न बनता है यहाँ पर, वो है सूर्य। और उसके बाद अगला प्रश्न इसी में बनता है, क्यों ऐसा कहा जाता है कि स्थायी परिस्थितिकी महासागरों में प्राप्त की जाती है? महासागर क्या करते हैं? महासागर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन जारी करते हैं। क्या करते हैं? O2 बहुत ज्यादा जारी करते हैं। उसके अलावा जो है अन्य स्रोत, जितने भी स्रोत हैं, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो किसी भी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने का तरीका हो, चाहे वो वनों के माध्यम से हो रही है, किसी भी माध्यम से हो रही है, उनमें महासागर जो है सबसे ज्यादा CO2 को अवशोषित करते हैं। इसीलिए इसको पारिस्थितिकी के लिए उपयोगी कहा भी जाता है, ठीक है। इसको हम फेफड़ा भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम किसका फेफड़ा कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं महासागरों को, पृथ्वी का फेफड़ा। महासागरों को इसीलिए पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, ठीक है, लंग्स। अगला क्वेश्चन, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? इकोलॉजी शब्द की अर्नेस्ट हैकल ने इसकी कल्पना की थी। इस शब्द को देने का काम इकोलॉजी को जर्मनी के वैज्ञानिक थे वो, उन्होंने किया था, अर्नेस्ट हैकल। और इन्होंने ये काम किया था 1866 में, 1866 में इस शब्द को दिया था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आने वाली परीक्षाओं में। 15वां नंबर है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? रेड डाटा बुक साथियों होती क्या है? रेड डाटा बुक जो है वो विलुप्त होने वाले जीवों के संबंध में बात करती है, ठीक है। विलुप्त होने वाले जीवों के संबंध में उसका विवरण देती है, और संकटग्रस्त वास्तव में प्रजातियां जो होती हैं उनके लिए रेड डाटा बुक बनाई गई है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड में। कहाँ है?
मुख्यालय ग्लैंड में। और ये ग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में। तो ये ध्यान रखिएगा रेड डाटा बुक्स के लिए। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यूएनईपी, यूएनडीपी, यूएनसीपी और आईयूसीएन। तो यही उत्तर इसका सही है, आईयूसीएन। आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। ध्यान रखिएगा, इसका भी बहुत अच्छा क्वेश्चन ये हो सकता है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत बार, हमिंग बर्ड है। और ये हमिंग बर्ड कहाँ पाया जाता है? ये क्यूबा में पाया जाता है। कहाँ है ये पक्षी? क्यूबा। ये मधुमक्खी की तरह होता है, ठीक है। और इसकी लंबाई जो है लगभग 5 सेंटीमीटर के आसपास होती है और 2 ग्राम का होता है। ये ध्यान रखिएगा। कहाँ? क्यूबा में पाया जाता है और ये मधुमक्खी की तरह होता है, मधुमक्खी की तरह। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, आता रहा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ाने के लिए गैस कौन सी उत्तरदायी है? साथियों, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी दे रखा है और मीथेन भी दे रखा है। ग्रीन हाउस गैसेस की अगर बात करता है वो, कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन हमें मिल सकते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन मिल सकता है, सीएफसी मिल सकती है। ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। लेकिन अगर वो पूछ रहा है कि बढ़ाने में कौन उत्तरदायी है, बढ़ाने में इंक्रीज कौन कर रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट को, तो वो आंसर हम देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन पिछले कुछ वर्षों में पृथ्वी पर बहुत ज्यादा हो रहा है, चाहे वो औद्योगिकरण के कारण हो रहा है, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स के कारण हो रहा है, किसी भी माध्यम से हो रहा है। जंगलों के जलने से भी CO2 का उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है। तो उत्सर्जन की मात्रा लगातार बढ़ रही है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए ये वार्म ब्लैंकेट के रूप में पृथ्वी के चारों ओर बन चुकी है, जिस कारण से रेडिएशन के थ्रू पृथ्वी के बाहर जाने वाली ऊष्मा जो है वो नहीं जा पा रही है। इस कारण से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है। यहाँ पर गर्मी पृथ्वी पर लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरी नजर में। कभी भी ये क्वेश्चन आए तो यहां पर मुश्किल कर सकता है। जैविक मरुस्थल, देखिए मरुस्थल क्या होता है? ऐसी जगह जहां पर मरु ही मरु हो, यानी कि रेता ही रेता हो, बालू ही बालू हो, और उस बालू में न तो वनस्पति मिलती है और ना ही विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं। इसका मतलब जहां पर जीव जंतुओं की कमी हो जाती है, वनस्पति की कमी हो जाती है, उसे हम मरुस्थल कहते हैं। इसी तरह से जैविक मरुस्थल यानी कि जीवों के विहीन जो मरुस्थल है, नदी कौन सी है? तो यहां पर नर्मदा, गंगा, ताप्ती और दामोदर। तो यहां पर उत्तर हमें मिल रहा है, यहां पर दामोदर नदी। दामोदर नदी एक ऐसी नदी हो चुकी है कि जो प्रदूषण के कारण, प्रदूषण, ध्यान से सुनिएगा, प्रदूषण के कारण जो है इसमें अब कोई जीव नहीं रह गया है। मछली तक हमें नहीं मिलेगी इसमें, कोई जीव नहीं है इसमें, कोई जीव नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। और इस वजह से इसको हम जैविक मरुस्थल बोलते हैं, यानी कि जीवधारियों के लिए मरुस्थल हो चुका है। कोई मछली या कोई कीड़ा वहां नहीं मिलेगा इसमें। और ये कहाँ से उद्गम होती है, ये थोड़ा सा और देख लीजिए, छोटा नागपुर में पलामू पहाड़ी से ये उद्गम होती है, पलामू से ये उद्गम होती है। ध्यान रखिएगा इसका क्वेश्चन का। और इसको हम और भी एक नाम से जानते हैं कि ये बंगाल का शोक भी है। क्या है? बंगाल का शोक भी, बंगाल का शोक भी इसको, दामोदर को कहा जाता है। तो ध्यान रखना है इस प्रश्न को। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 19वां प्रश्न है, लाइकेन सूचक है किसका? जल प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का और मृदा प्रदूषण का, या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर बनता है वायु प्रदूषण का। वायु प्रदूषण का ये एक्चुअली जैव सूचक है। ये क्या है? जैव सूचक है। और ये क्या सूचित करता है? वायु में प्रदूषण को। क्यों वायु में प्रदूषण को लाइकेन सूचक बनता है या सूचित करता है? एक्चुअली ये वातावरण से पोषण पाते हैं, ये वातावरण से पोषण पाते हैं। अगर वातावरण में जरा भी गड़बड़ होती है, प्रदूषण बढ़ता है या वातावरण का डिसबैलेंसिंग होती है, तो सबसे पहले इफेक्ट लाइकेन हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि यही जैव सूचक माने जाते हैं वायु प्रदूषण के। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस प्रश्न को। पर्यावरण में बदलाव के सूचक जो होते हैं वो जैव सूचक कहलाते हैं। इस प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़कर जाना है, कभी भी ये प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? यूएनईपी,
यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, जेनेवा, वाशिंगटन या नैरोबी? नैरोबी में इसका मुख्यालय है। साथियों ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ये 1972 में बनाया गया था, 1972 में। और ये काम क्या करता है? एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, तो एनवायरनमेंट को लेकर के ही ये काम करता होगा, यानी कि पर्यावरण गतिविधियों पर निगरानी करता है। तो इस संबंध में, पर्यावरण के संबंध में एक संगठन बनाया गया और इसको स्थापित करने वाला कौन है? यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसको 1972 में स्थापित किया। नैरोबी में इसका मुख्यालय है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 21वां प्रश्न है, ग्रीन मफलर किसे कहते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर जो है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। साथियों ये एक टेक्निक है एक्चुअली। ग्रीन मफलर है क्या चीज? ये टेक्निक है, तकनीक है। ये कैसी तकनीक है? ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए टेक्निक है। इसमें पेड़ों की लेयर्स बनाई जाती हैं, 3, 4, 5, 6 लेयर्स तक पेड़ लगाए जाते हैं, और जिससे जो है साउंड पोल्यूशन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। किसमें एब्जॉर्ब हो जाए? पेड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए। तो ये टेक्निक है। अब ये टेक्निक कितनी कारगर है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये टेक्निक यही है। पेड़ों को ध्वनि प्रतिरोधक के रूप में प्रयोग करना ही ग्रीन मफलर टेक्निक कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 22वां प्रश्न है, शरीर का व्यस्ततम अंग कौन सा है? सबसे बिजी अंग जो है हमारा हृदय है, हमेशा काम करता है। हृदय रुका तो सब कुछ बंद। तो हृदय ही सबसे बड़ा व्यस्ततम अंग है। बिजीस्ट जो हमारा ऑर्गन है वो यही है। 72 बार ये बीट करता है, 72 बार ये बीट करता है पर मिनट, 60 सेकेंड्स में। तो ये भी ध्यान रखना है। पंपिंग का काम हृदय करता है, पंप करता है, हमारे हार्ट से निकलने वाले ब्लड को निकालता है, ब्लड को इनटेक होता है, और बहुत सारी प्रक्रियाओं में हमारे पूरे वाटर जो हमारे पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई का काम एक तरह से इसकी पंपिंग के थ्रू ही होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 23वां प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं? यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो पावर हाउस ऑफ द सेल साथियों माइट्रोकॉन्ड्रिया। आपने बहुत बार ये क्वेश्चन को पढ़ा भी होगा, फिर से आप इसको दोहरा लीजिए। माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है। ये माइट्रोकॉन्ड्रिया एक्चुअली कोशिका के अंदर एक छोटा सा अंग होते हैं, छोटे छोटे, और ये क्या करते हैं? ये फूड से, यानी कि हमारे जो खाना होता है, भोजन होता है, उससे क्या निकालते हैं? एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी निकालने का काम करते हैं, और इस एनर्जी हमें सेल्स को मिलती है, वो एनर्जी निकल के। तो इसको हम कहते हैं कि वास्तव में कोशिका श्वसन कह लीजिए इसको, कि कोशिका श्वसन के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 24वां क्वेश्चन है, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? तो टिश्यू कल्चर को लेकर के यहाँ पर भी हम थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन ये हो रहा है क्योंकि टिश्यू कल्चर का प्रयोग तो हर जगह हो रहा है, हर फील्ड में हो रहा है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो उसमें भी हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ों में टिश्यू कल्चर से आजकल बीमारियों का भी इलाज ढूंढा जा रहा है, और बहुत सारे काम टिश्यू कल्चर से हो रहा है। तो लेकिन यहाँ पर हम ऑप्शन के हिसाब से समझेंगे कि ये अनुवांशिकी के लिए है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनेक क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, इसको हम देखते हैं, माता पिता के गुण उनकी संतानों में स्थानांतरित होते हैं किसके द्वारा? गुणसूत्रों के द्वारा, खाने के द्वारा, रक्त के द्वारा, साथ में रहने के द्वारा। तो क्वेश्चन का सही उत्तर है, वैज्ञानिक रूप से अगर उत्तर को देखें तो माता पिता के गुण बच्चों में स्थानांतरित होते हैं गुणसूत्रों के माध्यम से। गुणसूत्र कितने हैं मनुष्य में? 46 गुणसूत्र हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र जो है वो होता है, और यही गुणसूत्रों पर हमारे जेनेटिकल जो कैरेक्टर्स हैं उनको कन्वे ये करते हैं, उनको आगे लेकर के जाते हैं। तो साथियों 25 प्रश्नों का संकलन करके ये पहला वीडियो विज्ञान विषय का आपको भेजा जा रहा है। मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप प्रसन्न रहिए।